नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आयुन भारत बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं आप सभी के साथ तान्या अधिकारी। बात करेंगे बिहार विधानसभा के चुनाव की, क्योंकि बिहार में साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से जो है जी तोड़ मेहनत कर रही है कि चुनाव में उनको जीत हासिल हो। इसी कड़ी में जो सभी दल है वो इस वक्त जातीय किलेबंदी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बार के चुनाव की एक खास बात यह है कि सभी जो दल हैं वो अपनी पसंद जो है दलित और सावर्ण जो वोटर्स हैं उन पर साधने में लगे हुए हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी ने बापू सभागार में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई, और इस मौके पर राणा भामा शाह सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन के क्या मायने हैं, बीजेपी इस सम्मेलन से क्या हासिल करना चाहती है और चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी और राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी, महाराणा प्रताप और भामा शाह सम्मेलन से बीजेपी को बिहार में कितना जो है इसका फायदा हो सकता है, क्या कुछ हासिल हो सकता है, इसको जरा दर्शकों को समझाइए। राणा भामा सम्मेलन इसीलिए किया गया है कि चुनाव में लाभ मिले। बीजेपी चाहती है कि हम चुनावी फ़ायदा उठाएं, और इसीलिए कहें कि बिहार में जो कास्ट कॉम्बिनेशन चलता है, इसीलिए उसने कास्ट कॉम्बिनेशन का गेम चला है। और केवल राणा भामा नहीं, मतलब राजपूत और वैश्य नहीं, इससे पहले भी उन्नोनिया सम्मेलन कर चुकी है, वो कानू सम्मेलन कर चुकी है, वो तरह तरह के सम्मेलन करती आ रही है। और हाल फिलहाल हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो वीर कुंवर सिंह की जयंती थी, राजपूतों को लुभाने के लिए उसके नेता हैं राजीव प्रताप रूडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो सामने आए थे और उन्होंने एक एयर शो कराया था पटना में। तो आप समझिए कि लगातार जो रिझाने का काम है बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। और चूंकि राणा भामा अगर दोनों को मिला दिया जाए, जो वैश्य हैं, बनिया हैं, अगर बनिया समुदाय को मिला दिया जाए और राजपूत समुदाय को मिला दिया जाए तो बिहार में लगभग 10% आबादी होती, 9.5% से ज़्यादा ये लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी आबादी है। 14.5% यादव हैं जो सबसे ज़्यादा हैं, और उससे ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी आती है। तो आप समझिए कि किस तरह का कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी कोशिश हो रही तो इसका फ़ायदा तो उसको चुनाव मिलेगा ही। और यही वजह है कि जितने भी राजपूत नेता हैं, वैश्य नेता हैं बीजेपी की, वो सब जुटे थे इस सम्मेलन में। और इसी सम्मेलन के जो बहाने जो है पार्टी ने अपना एक तरह से कहा एकजुटता दिखाई है, और ये बताने की कोशिश की है कि एक शौर्य का प्रतीक है और एक दान का प्रतीक है, यानी राणा और भामा। और इन्हीं दोनों के सहारे वो अपना 2025 का जो चुनावी गणित है उसको सेट करना चाहती है, और उसी के सहारे उसको पार करना चाहती है। जी राजकुमार जी, अब आपसे मैं अगला सवाल करूंगी। क्या लगता है कि चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है? नीतीश कुमार अपनी तरीके से जो है एक्टिव हो चुके हैं, बीजेपी अपनी तरीके से कोशिश कर रही है। जिस तरीके से एनडीए सरकार जो है बिहार के चुनाव में पूरी जोर आजमाइशें लगा रही है, क्या लगता है कि दलित और जिस भी वोट को वो साधने की कोशिश कर रही है, क्या फायदा मिलेगा चुनाव में? देखिए, ये कोशिश है दलित सवर्ण दोनों को एकजुट करने का और एकजुट अपने पाले में लाने का। इसकी वजह यह है कि बिहार में जातीय समीकरण पे वोट डाले जाते हैं तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बात भी सबको मालूम होना चाहिए कि वहाँ एक ध्रुवीकरण है। मतलब ये लंबे टाइम से देखा जाता है कि जिस पार्टी को सवर्ण वोट करते हैं तो ज़्यादातर दलित उस पार्टी से अवॉइड करते हैं, उस पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं। और ये चीज़ें ट्रेंड देखने को लंबे टाइम से मिल रहा है। 15 साल के लालू यादव के राज में भी यही देखने को मिला, लेकिन नीतीश कुमार ने बीच में काफ़ी कुछ साधने की कोशिश की, और ये समीकरण ऐसा भी हुआ कि बीजेपी माना जाता है कि सवर्ण बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं, और दलितों को नीतीश कुमार ने ऐसे साधा है कि दलितों में अति दलित, पिछड़ों में अति पिछड़ा, और मुसलमानों को भी साधने में, मुसलमानों में अति पिछड़ा जो पसमंदा मुसलमान होता है उसको साधने के लिए उन्होंने पसमंदा मुसलमान वाला वो निकाल दिया। तो ये काफ़ी कारगर रहा, और दोनों पार्टियां चूँकि एक साथ चुनाव लड़ती हैं तो यही वजह है कि इन लोगों का अब गठजोड़ रहा। लेकिन अब इस बार क्या देखने को मिल रहा है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि भले नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो कुछ ऐसी भी तैयारी होगी कि
अपने दम पे ठीक है, नीतीश का साथ है, लेकिन ऐसी भी तैयारी हो सकती है कि अपने दम पे दलितों सवर्णों दोनों को एकजुट किया जाए। और ये चीज़ें जो है बड़े पैमाने पे की जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने पूरे देश में मुस्लिमों को भी अपने पाले में लाने के लिए तमाम तरह की चीज़ें कर रही हैं। संघ की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं कि भाई मुस्लिम संघ के साथ जुड़े, बीजेपी के साथ जुड़े। तो ये कोशिश है एक बीजेपी की, एक प्रयोग पहले भी होते रहे, एक बार फिर हुआ है। और इसी राणा महाराणा प्रताप और भामाशाह सम्मेलन इसको शुरुआत किया है, इसको पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में लोग करेंगे। तो अब कितना इसमें फ़ायदा मिलता है देखना पड़ेगा, क्या करते हैं, कैसे सफलता मिलती है और किस तरह से ये लोग ज़मीन पे उतार पाते हैं अपने इस कोशिश को। जी, मतलब कि सम्मेलन किया जा रहा है और जो जाति है बिहार में, क्योंकि जाति पर जो है वोट बिहार में दिया जाता है, जाति जो है एक अहम जो है पड़ाव होता है चुनाव का जीत का। और जो इन जाति के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ गया तो वो जो है चुनाव जीत जाता है। अब अगला सवाल मैं शिलेंद्र जी आपसे करूंगी, राणा भाभा सम्मेलन से क्या आपको लगता है कि लालू यादव, पशुपति पारस, मुकेश सहनी जैसे ये जो नेता हैं उनके वोट बैंक पर बीजेपी सेंध लगा सकती है इस सम्मेलन के जरिए? साथ ही ये भी बताइएगा कि नीतीश के चेहरे का बीजेपी को इस बार कितना फायदा या फिर नुकसान हो सकता है? लालू और अन्य जो लोग हैं, चाहे पशुपति पारस हो, वीआईपी हो, इसका बहुत असर नहीं पड़ता है, इसका बहुत असर उस पर नहीं होगा बीजेपी या बीजेपी के जो वोट बैंक पर, क्योंकि ये माना जाता है बीजेपी अगड़ों की पार्टी है और जो जातियों को साधने की कोशिश कर रही है वो भी राजपूत अगड़े में आते हैं। और अगर कहा जाए कि वैश्य की आबादी तो उसकी भी गिनती अगड़े में ही की जाती है, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो। आप समझिए कि किस तरह से उसने एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की और जो कॉम्बिनेशन उसका बना हुआ है उसको मजबूत करने की कोशिश है कि कहीं छटके नहीं। क्योंकि जो तेजस्वी यादव हैं वो सर्वदल की बात करते थे, यानी कि जो उनका MY समीकरण है, MY समीकरण से वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने दल में उन्होंने कई राजपूत नेताओं को लिया है और उनके सहारे वो एक तरह से कहा जाए कि सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर विधानसभा के चुनाव चूँकि क्षेत्रीय चुनाव होता है तो इसमें सीट बाई सीट जो है वो असर करता है, तो सीट बाई सीट कास्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है, यानी कहाँ पे बनिया ज़्यादा हैं, कहाँ पर राजपूत ज़्यादा हैं, कहाँ पर अन्य जातियाँ जो हैं या मान लीजिए दलित ज़्यादा हैं, महादलित ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से टिकट दिया जाता है और उसी हिसाब से हर सीट वाइज एक तरह से कहा जाए जातीय समीकरण सेट किया जाता है। और ओवरऑल पे देखा जाए तो ओवरऑल में बहुत चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण जो है वो लालू प्रसाद यादव का है, और जैसे कहा जाए कि कुर्मी और कुशवाहा ये जो समीकरण है वो समीकरण है नीतीश कुमार का, यानी लवकुश सम्मेलन भी होते रहे नीतीश कुमार के यहाँ। और इसी तरह से जो बीजेपी का जो मुख्य वोट बैंक है वो मुख्य वोट बैंक है अगड़ों का, यानी जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, यानी कि जो चाहे वो उसमें लाला हैं, उसमें राजपूत हैं, उसमें भूमिहार आते हैं, उसमें वैश्य आते हैं और उसमें आते हैं राजपूत, और जो कहें कि इन्हीं के सहारे बीजेपी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है जिसमें सेंध लगाना अभी और दलों के लिए मुश्किल है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से ये चुनाव जो होते हैं वो सीट बाई सीट होते हैं तो सीट के हिसाब से इसमें फ़र्क भी पड़ता है, क्योंकि आपने देखा किस तरह से 2024 में जो चुनाव हुए और उसमें जिसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, राजपूतों का आज तक मतलब राजपूत जो कैंडिडेट हो कभी हारा नहीं था, वो हारा है, और वो हारा है औरंगाबाद से, यानी बिहार का चित्तौड़गढ़ औरंगाबाद को कहा जाता है, लेकिन वहाँ से सुशील सिंह की हार हो गई। और आज़ादी के बाद पहली बार हुआ कि कोई राजपूत कैंडिडेट वहाँ से हार गया, और इसकी वजह ये रही कि कास्ट कॉम्बिनेशन जो है उसके अगेंस्ट में चला गया, और कुशवाहा यानी अभय कुशवाहा जिसको RJD ने टिकट दिया था, JDU के नेता थे उससे पहले वो, और उन्होंने बाजी मारी, यानी कि वो लोकसभा पहुंच गए। और एक जो मिथ था या कहें कि एक जो परंपरा चली आई थी कि औरंगाबाद से कोई और नहीं जीतेगा, राजपूत ही जीतेगा, वो अब टूट गई।
जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जो है वो लगातार अपनी तरफ से जो है लगातार बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि जाके जनता से जुड़ा जाए, उनसे कनेक्ट किया जाए और 20 साल के जो एनडीए सरकार के जो भी काम है, जो उपलब्धियां हैं, उनको जाके गिनवाया जाए। इसी तरीके से मैं राजकुमार जी आपसे भी सवाल करूंगी कि क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को एक्टिव कर रहे हैं, क्या कुछ समीकरण जो है बिहार में देखने को मिल रहा है एनडीए की सरकार की तरफ से? देखिए, अभी इस बीच बड़े ज़ोर शोर से इस बात पर चर्चा है कि इस बार भले एनडीए अगर जीत भी जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, और यही बात ज़ोर शोर से खासकर विपक्ष की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से लालू यादव भी ये बात बोल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये संदेश देने की कोशिश है। और दूसरी तरफ पिछले दिनों अभी नीतीश कुमार ने एनडीए के तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की थी, मतलब बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों को उनको टास्क दिया था कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है चुनाव में जीत के लिए, कैसे किस क्षेत्र में किस तरह से काम करना है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश थी कि जो है एकजुट हैं और हम लड़ेंगे, हमारे पास मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है। और ये भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि असमंजस में वो हो, नीतीश कुमार को हाँ भी नहीं बोला है और बीजेपी ने और ना भी नहीं बोला है। तो ये असमंजस है। और दूसरी बात ये जो कोशिश है इनकी महाराणा प्रताप और भामाशाह को लेके जो जिस तरह से, तो देखिए बिहार में कुल मिला के 10-12% सवर्ण वोट हैं, लेकिन दलितों को देखा जाए तो ओबीसी और पिछड़ी जाति का तो ये मिला के 63% हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा वोट है। तो इस वोट के बिना आप जीत नहीं सकते, और आज की जो स्थिति है। और दूसरी बात सवर्णों में भी देखा जाता है कि आपस में कई जातियां हैं जो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। उसका असर ये होता है कि उनमें भी देखा जाता है कि अगर एक जाति के लोग एक पार्टी को वोट करते हैं तो उसके विरोध में दूसरी पार्टी को वोट करती है। तो इन्हीं सबको नेक्सस को तोड़ के जो है समाज में अपने पाले में सबको जोड़ने की कोशिश है। अब देखते हैं कितना कामयाबी मिलती है। कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो चुनाव चल रहे हैं। और शैलेंद्र जी आपसे सवाल करूंगी कि एक बात है कि देखी गई है कि नीतीश कुमार जो है जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से ही उन्होंने पिछड़ों में अति पिछड़ा, दलितों में अति दलित और मुसलमानों में पासमानदा जो मुसलमान है वो वाली रणनीति अपनाकर जातियों को उपजातियों में तोड़ दिया है। अब इसका काफी ज्यादा हद तक उनको फायदा भी मिला है, लेकिन अब ये समीकरण क्या कमजोर पड़ रहा है? क्या ये समीकरण उतना कारगर नहीं साबित हो रहा है जितना बीजेपी ने सोचा था? साफ तौर पे है कि नीतीश कुमार जब से आए हैं तो उन्होंने जातियों में उपजातियां, यानी दलित में महादलित, मुस्लिम में पसमानदा, इस तरह से करके उन्होंने कई लोगों को ईबीसी, ओबीसी और ये सब किया है। ये इसलिए किया है कि उनका वोट बैंक मजबूत हो। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर बिहार में कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें और कास्ट की बात करें तो ये इसके नेपथ्य में अगर देखा जाए तो पहली बार जब लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी थी और उसके बाद जो कास्ट यानी कि जातीय सम्मेलन हुआ था, वो पहला सम्मेलन नीतीश कुमार ने ही किया था, लालू प्रसाद यादव के साथ थे। और उन्होंने सम्मेलन किया था कुर्मी सम्मेलन, यानी उसमें मुख्य अतिथि नीतीश कुमार थे। मुख्य अतिथि नीतीश कुमार ने बनाया था लालू प्रसाद यादव को। तो आप समझिए कि वो उसके संयोजक थे, नीतीश कुमार उसके संयोजक थे और लालू प्रसाद यादव बीइंग चीफ मिनिस्टर उसके मुख्य अतिथि थे जो कुर्मी सम्मेलन हुआ। तो वहीं से एक परंपरा, वहीं से एक परिपाटी जो है वो सम्मेलनों की पड़ी। और जब बाद में नीतीश कुमार को लगा कि हम जो है लालू प्रसाद यादव के सामने, यानी लालू प्रसाद यादव के पास जब मौका मिलेगा तो अपने परिवार को करेंगे, हमको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो उनको लगने लगा कि नहीं, अब यहाँ बात बनेगी नहीं, दाल यहाँ गलेगी नहीं। इसीलिए उन्होंने साथ लिया जॉर्ज फर्नांडिस का। जॉर्ज फर्नांडिस दक्षिण से आए थे, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी अगर कहा जाए तो मुजफ्फरपुर, यानी कर्मभूमि मुजफ्फरपुर थी। और विशेष बात यह है कि वो जो है ट्रेड यूनियन के लीडर थे और उनका जो प्रभाव था वो महाराष्ट्र की साइड में था। लेकिन बिहार में आकर जिस तरह से उन्होंने जड़ें जमाई और फिर यहाँ समता पार्टी या जेडीयू जो भी कहें, जिस तरह से एक राजनीतिक सफर तय किया, एक बड़ी बात है। और उसमें सारथी उनके बने नीतीश कुमार। यानी नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए लालू प्रसाद यादव से अलग हुए और उन्होंने जातियों को उपजातियों में बांटा और उसके सहारे अपना एक वोट
बैंक क्रिएट किया और उसी की देन जीविका दीदियाँ भी हैं। यानी कि जीविका दीदियाँ यानी आधी आबादी के लिए उन्होंने अलग से कहें स्कीम्स चलाई, जैसे पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 50% आरक्षण दिया। देश में पहली बार आरक्षण जो है 50% अगर किसी ने सरकार ने दिया, किसी राज्य सरकार ने दिया, और पंचायती राज व्यवस्था में तो नीतीश कुमार की सरकार है, यानी नीतीश कुमार ने दिया। और उसके बाद फिर सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, ये भी नीतीश कुमार ने ही किया। तो इस तरह के तमाम कदम नीतीश कुमार ने उठाए। और उसके बाद फिर जीविका दीदियाँ हैं, यानी कि जीविका के सहारे उन्होंने एक बड़ी पैठ जो है वो महिलाओं में की और महिलाओं को एक अपना वोट बैंक तैयार किया। और यही वजह है कि 12 से लेकर 18% तक वोट उनको बिना कुछ किए, यानी कि उनका वोट बैंक जो है वो लगभग 12% के आसपास है, जो 18% तक जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से नीतीश कुमार ने जातियों को उपजातियों में बांटा और जीविका दीदी के सहारे अपना एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया। जी, तो इसी तरीके से जो है बिहार में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, तो सभी जो पार्टियां हैं, जो वहां पर सभी राजनीतिक दल है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, सभी जो है वो अपनी तरीके से अपनी तरफ से जो है लगातार एक्टिव हो चुके हैं कि किसी तरीके से जो है उनको जो है चुनाव में फायदा हो जाए। सभी जो पार्टियां हैं वो अलग अलग जातियों को साधने में लगी हुई है। और ऐसे में दलित और सवर्ण जो ये वर्ग है, ये काफी ज्यादा अहम भूमिका रखता है बिहार के चुनाव में। काफी ज्यादा बड़ा हिस्सेदारी जो है इसकी आती है और ये काफी हद तक जो है तय होता है। जहां पर ये वर्ग जो है जिस और चले जाए तो वो जीत हार तय कर देता है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में किसको क्या फायदा होता है, चुनाव में क्या कुछ होता है। चुनाव से पहले कुछ भी अपडेट सामने आएगा बिहार चुनाव को लेकर, लगातार हमारी कवरेज जारी है और इसी तरीके की जो है चर्चा आपको रोज देखने को मिलेगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।